हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को और आगे बढ़ाते हुए और मैं 2-4 सम्स आपके लिए डिफरेंट टाइप के सम्स हैं उसको सॉल्व करूंगा और होपफुली इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोगों के कमेंट मेरे पर्सनली ईमेल्स पे आए हैं, सो दे आर गेटिंग बेनिफिटेड विच इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड फॉर दैट। उम्मीद है कि आप सबको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सब लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। ये कहते हुए हम आज का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम जो है लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है 3x माइनस वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 11। सो ये इफेक्टिवली 11 जो है ये सिर्फ y प्लस 7 के नीचे है, प्लस 2 इक्वल्स टू 10 एंड 2y प्लस x प्लस 11 बाई 7। तो फिर से ये 7 जो है सिर्फ x प्लस 11 के नीचे है, इक्वल्स 10। हमें इसको सॉल्व करना है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जनरल फॉर्म में इक्वेशन को रख सकें। जितना हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रखेंगे उतना हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा और इसको सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा। तो चलिए हम यही करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 इक्वल्स 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 8 कैसे आया। 2 को मैं इस यहाँ से यहाँ लेके चला गया, तो 10 माइनस 2 इज़ 8। उसके बाद इसी इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 और 11 का एलसीएम हमारे पास 1 होता है। तो 1 और 11 का एलसीएम 11 होता है, सॉरी मैंने गलती से 1 बोल दिया, तो 11 होता है। 11 को 1 से डिवाइड करेंगे विच इज़ 11 मल्टीप्लाई 3 इज़ 33 x माइनस, अब ये जो माइनस है ये ध्यान रखिएगा ये इस पूरे के लिए है, लेकिन 11 तो नीचे है। चलिए 11 का तो काम हो चुका है, तो ये माइनस इस पूरे के लिए है, सिर्फ ये माइनस y का नहीं है, ये माइनस इस पूरे का है। तो अगर ये माइनस पूरे का है और बाहर हमने रखा हुआ है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे y प्लस 7, क्योंकि 11 डिवाइडेड बाई 11 इज़ 1। दिस इज इक्वल्स टू 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 33x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 11 8 जा 88। मैं एक और काम करता हूँ, इस 7 को भी उठा के इधर कर देता हूँ इसी स्टेप में, सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो 88 प्लस 7, सो दिस इज 33x माइनस वाई इक्वल्स टू 88 प्लस 7 इज 95। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब ये देखिए फिर से x और y के टर्म्स में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन भी आप कह सकते हैं। अगर 95 को हम उठा के इधर रख देंगे तो दिस बिकम्स ए जनरल इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हमने इसका नाम नहीं दिया, क्योंकि अभी अगर नाम देंगे तो बहुत सारे नाम रखने पड़ेंगे। इसका नाम 1 2, फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो है उसका 3 4, तो इसलिए अभी मैंने इसका नाम नहीं दिया है। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेंगे। सो दिस इज क्लियरली 7 2 जा 14 y प्लस x, क्योंकि यहाँ आगे माइनस नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट को स्ट्रेट अवे हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वल्स टू 11 इक्वल्स टू 10। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14y प्लस x इक्वल्स टू 10 7 जा 70, और 11 को यहाँ से उठा के अगर इधर करेंगे तो 70 माइनस 11, सो 70 माइनस 10 7 जा 70 हो जाएगा, और प्लस 11 है तो इसको एक ही स्टेप में मैंने कर लिया माइनस 11। सो 14y प्लस x इक्वल्स टू 70 माइनस 10 इज 60, एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 59। सो दिस इज 59। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 14y प्लस x इक्वल्स टू 59। यहाँ पे इसलिए लिख लिया है ताकि मुझे बार बार पेज को ऊपर ना करना पड़े। मैं यहाँ पे सर्कल लगा के इसको एरो लगा देता हूँ, इससे आपको पता रहेगा कि कौन सा इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है। 14y प्लस x इक्वल्स टू 59। अब हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वेशन 2। हम पहले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो लिखेंगे फ्रॉम 1। आपको सिखाया है कि आप कोई भी इक्वेशन को लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं।
तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ, उसमें से मैं y को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। सो 33x, आप देखेंगे 95 राइट हैंड साइड पे, उसको मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा, तो दिस इज -95 इक्वल्स y। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसको हम प्लग कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, फिर लिखेंगे प्लग y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। सो दिस वुड बी, अगर हम y को इक्वेशन 2 में डालें तो y हमारे पास क्या है, 33x - 95। इसको सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं। सो 14 y की जगह 33x - 95 ये रहा, प्लस x इक्वल्स 59। अब हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 33x, सो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 33 इंटू 14 देख सकते हैं, 4 3 12, 1 12 1 13 3 3, सो 2 9 सॉरी 3 3 6 सॉरी and 3 plus 1 4, 462, 462 x minus 95 into 14, 5 4 ja 20, 0, 9 4 ja 36, 37 38, 5 1 ja 5 and 9 1 ja 9, 0, 8 plus 5 is 13, 1, 9 plus 3 is 12 plus 1 13, 1330। You must check it, हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो जाए। So 1330 plus x equals to 59. So 462x plus x is 463x equals to 59 plus 1330। आपने माइनस 1330 था, इसको इधर कर लिया तो प्लस 1330 हो गया। ऐड कर देते हैं तो 9 एंड 5 और 3 8 और 13 जैसा वैसे ही रह गया। सो 463 x इज इक्वल्स टू 1389। सो x इज इक्वल्स टू 1389 डिवाइडेड बाय 463। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इसको कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। वैसे तो आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये 3 टाइम्स में ये चले जाना चाहिए। लेट्स चेक। तो 3 टाइम्स में जब जाएगा तो 1389 डिवाइडेड बाय 463, so this is 3 times. So अब आप इसको सॉल्व करेंगे। So this is 3, so x की वैल्यू 3 आ गई। आप किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे y आ जाएगा। Now let's plug this, plug x in equation 1 में मैं डाल देता हूँ इसको। तो 1 इक्वेशन कहाँ है मुझे तो याद नहीं है, बट लेट्स चेक कि 1 कहाँ है। ये रहा, 33x माइनस वाई इक्वल्स टू 95। तो यहीं पे रख देता हूँ 33x माइनस वाई। वाई की वैल्यू मैंने निकाली ना अभी, या x की निकाली 3, सॉरी x की वैल्यू 3 निकाली है मैंने, x की निकाली, y की, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली 3। तो x की वैल्यू जो मैंने 3 निकाली है वो मैं यहाँ पे प्लग कर देता हूँ। तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल्स 95। सो 33 इंटू 3 इज़ 99 माइनस y इक्वल्स टू 95। सो 99 माइनस 95, ये जो 95 राइट हैंड साइड पे, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया और माइनस y को राइट हैंड साइड पे। तो 99 माइनस 95 इज 4। सो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4। सो आपने देखा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह के प्रॉब्लम को हम बना पाएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं तो आसान हो जाता है सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। ये जो x और y की वैल्यू निकली है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, यही दोनों इसके, इन दोनों इक्वेशन के या पेयर ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन है। अगर मैं इसको ग्राफिकली बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि अगर इन दोनों का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो इन दोनों का ग्राफ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पे, मतलब कुछ इस तरह की जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा जाके कहीं करेगा, ये इसका मतलब है। तो इस जगह पे करेगा। तो ये मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू 4 है, वो इतना ऊपर गया। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, ग्राफिकली ये इसका मतलब है। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जो बना है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। जो भी पुराने वीडियोस को देखे जा रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया आप ज़रूर मुझे फीडबैक
में मुझे लिख करके दें और मैं दोबारा देखता हूँ कि किसी और तरीके से कुछ और सवाल को लेकर के मैं आपको समझा दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ और दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास आज 15 अपॉन u प्लस 2 अपॉन v इक्वल्स टू 17 एंड दूसरा है हमारे पास 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल्स टू 36 अपॉन 5। ये इक्वेशन है। अभी तक जो इक्वेशन हम पढ़ रहे थे उसमें x और y का इन्वॉल्वमेंट ही था सिर्फ। अब इक्वेशन जो है u और v का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल का मतलब जरूरी नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें कि x और y ही होगा। जितना आप अलग अलग वेरिएबल से प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। वेरिएबल्स जितना बदलता रहेगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये बात पहले भी मैंने आपको पहले के वीडियोस में आप रेफर करेंगे, आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो x और y की जगह u और v यूज़ किया गया है। उसको आप अननोन, सेम ही बात है, वेरिएबल हो या अननोन एक ही बात होती है दोनों। तो आपको वहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी थी, यहाँ पे u और v की वैल्यू बतानी है। अगर आप याद करें तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल हो तो उस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से नहीं बना पाएंगे, डिफ़िकल्टी होगी हमें सिंप्लीफिकेशन में। इसलिए उसके लिए अच्छा यही होगा, ज़्यादा सहूलियत वाला मेथड, ज़्यादा इजी तरीका ये होगा कि हम वेरिएबल जो नीचे है उसको हम ऊपर कर लें। और वो कैसे कर पाएंगे उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये। अब यहाँ पे हम 1/u को एक नाम दे देते हैं t और 1/v को एक नाम दे देते हैं m। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, x और y देना चाहें आप x और y दे सकते हैं। याद रखिए इस क्वेश्चन में मुझे u और v की वैल्यू निकालनी है, ना कि x और y की। अब इसको मैं लिख देता हूँ, तो लिखता हूँ 15 इंटू 1/u प्लस 2 इंटू 1/v इक्वल्स टू 17 और दूसरा है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 36 अपॉन 5 है। तो अपॉन जो 5 है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 इंटू 1/u हो जाएगा और 5 इंटू 1/v हो जाएगा। लेट मी रिपीट, ये जो 5 यहाँ पे है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो 5 इंटू 1/u एंड 5 इंटू 1/v, वही लिख दिया मैंने। इससे क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो इसका नेक्स्ट स्टेप है 15 इंटू 1/u की जगह आप देखिए आपने क्या रखा है, 1/u की जगह t, तो इस पूरे की जगह अगर आप t से रिप्लेस करेंगे सो दिस वुड बिकम t 15t प्लस 2 1/v को अगर आप m से रिप्लेस करेंगे तो दिस वुड बिकम 2m इक्वल्स टू 17। और दूसरा है हमारे पास 5 इंटू 1/u का नाम t है, सो दिस इज t प्लस 5 इंटू v का नाम 1/v का नाम m है इक्वल्स टू 36। अब ये क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे बना सकते हैं, लेकिन मैं करके आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम इक्वेशन 1 डालते हैं, इसका नाम इक्वेशन 2 डालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 चूज करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या आप t या m जो चाहें आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट t। 15t इज इक्वल्स टू 17 माइनस 2m, t इक्वल्स टू 17 माइनस 2m अपॉन 15, ये है। अब इस t की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में प्लग करेंगे। तो प्लग कैसे करेंगे, 5 इंटू टी की जगह लिखेंगे 17 माइनस 2m अपॉन 15 प्लस 5 इंटू m इक्वल्स टू 36। इस 5 को इजी रहेगा अगर आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो 5 3 जा 15, सो दिस इज 17 माइनस 2m। ऑफकोर्स यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है, सो 3 5 जा 15, सो प्लस 15m इक्वल्स टू, अब ये 3 सबके नीचे आ चुका है क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया तो अब सबके नीचे है ये, तो सबके नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 36, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 एंड 1 10। ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। So this is minus 2m plus 13 plus 15m is 13m. So this is 13m is equals to 108 minus 17. So 13m is equals to 108 minus 17. आप कर सकते हैं ये चीज़ बड़े आराम से। 8 minus 7 is 1
and then 10 minus 1 is 9, and this is all, this is 91. So m equals to 91 by 13. I hope कि आप जानते हैं कि कितना होगा 13, आप बता पाएंगे? कोई भी सोच के बताइए कि कितना होगा. 13 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज इक्वल टू 91? 7 3 जा 21. सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 91. आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहे कर सकते हैं. 7 3 जा 21, 1 2, 7 1 7 and 2 is 9. सो दिस इज m. याद रखिएगा m की वैल्यू आई है, u और v की नहीं. हमें u और v की वैल्यू चाहिए. अभी हमने m निकाला है और अभी हम दूसरी वैल्यू t निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? t निकालने के लिए इस m की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में जहाँ कहीं भी t और m है आप कहीं भी प्लग कर दीजिए. तो मैं यहाँ डाल देता हूँ प्लग m इन इक्वेशन, कहाँ डालना चाहेंगे आप? 1 में डाल देते हैं. तो 1 में डाल देंगे तो t इक्वल्स टू, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है 1 हमारे पास. दिस इज 1. तो आप देखें यहीं से मैंने इसी 1 से यहाँ पे निकाला है t इज इक्वल्स टू 17 माइनस 2m अपॉन 15. तो ये जो t की वैल्यू है मैं यहाँ पे निकाल लूँगा m को प्लग करके. तो 17 माइनस 2, m की जगह याद होगा आपको 7 था, अभी पीछे मैंने निकाला है, अपॉन 15. तो 17 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 15 which is equals to 17 minus 14 is 3 by 5 15 which is equals to 1 by 5. तो ये आपके पास वैल्यू आ गया 1 by 5. अब ये 1 by 5 आपके पास जो वैल्यू आई है, याद रखिएगा ये t की वैल्यू आई है और m की वैल्यू भी है हमारे पास. नाउ वी हैव m as 7 and t as 1 by 5. बट हमें t और m नहीं चाहिए. क्वेश्चन जो है वो u और v पूछ रहा है. क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर u एंड v, नॉट t एंड m. ये देखिए क्वेश्चन में हमारे पास u और v दे रखा है. अब आप बीच में t और m को अगर आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस. लेकिन बुक ने आपसे ये नहीं पूछा है. बुक ने आपसे t और m नहीं पूछा, बुक ने u और v पूछा है. तो कैसे निकालेंगे वो देख लें आप. आपने 1 बाई u का नाम t रखा था और 1 बाई v का नाम m रखा था. तो t की वैल्यू कितनी है ये देख लेते हैं. t की वैल्यू 1 बाई 5 है. सो लेट्स सॉल्व दिस. t की वैल्यू 1 बाई 5. ओके, ये रहा. t की वैल्यू हमारे पास 1 बाई 5 है और आपको याद होगा m की वैल्यू मैंने निकाली थी 7. तो इसको जब सॉल्व करेंगे m की वैल्यू 7 थी या 1 बाई 7 थी? दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके फाइन. m की वैल्यू 7, m की वैल्यू 7 है. तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर आ जाएगा, u ऊपर चला जाएगा, तो u इक्वल्स टू 5. और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा v ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू 1 बाई 7. आई बिलीव दिस शुड बी द आंसर, बट आई डाउट, मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि v का आंसर मैंने गलत निकाला है. लेट मी चेक दिस. let me go ahead and okay, I think I checked it and this seems to be perfectly fine. ऐसा कुछ गलत मुझे नहीं दिख रहा. So let's check कि जो आंसर हमने निकाला है वो सही भी है कि नहीं है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को मैं प्लग कर दूँगा. कहाँ प्लग करूँगा? क्वेश्चन में. क्वेश्चन में था 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 36 बाई 5. अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं. 1 बाई यू हमारे पास अभी जस्ट मैंने निकाला, मेरे ख्याल से u था 1 बाई 7 शायद. लेट मी, मैं कहीं गलत ना प्लग कर दूँ इसलिए देख लेता हूँ. u था 5 और v है 1 बाई 7. तो v है हमारे पास 1 बाई 7, तो v की जगह रख देते हैं, u की जगह पहले 5 रख देते हैं, u की जगह 5 प्लस 1 बाई v की जगह है 1 बाई 7, सो 1 बाई 7. सो देखते हैं कि दोनों को ऐड करके 36 बाई 5 आता है कि नहीं आता. 1 बाई 5 प्लस, अब 1 अपॉन 1 बाई 7 है, तो आप जानते होंगे कि ये कैसे कंप्लीट होता है. देखिए
मैं आपको यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो मैं कंप्लीट बता देता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, और वो ये है कि जो फ्रैक्शन जो होता है वो कंप्लीट तब होता है जब वो a बाई बी के फॉर्म में होता है, तभी वो कंप्लीट माना जाता है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट फ्रैक्शन होता है। तो कभी भी a बाई बी हो, देख लीजिए यहीं पे दिखा दे रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई c बाई डी लिखा हुआ हो, और इसको सॉल्व करना है, तो मेन डिवीजन का साइन यहाँ है, मेन फ्रैक्शन यहाँ है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ये c बाई डी, जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस वुड बी d बाई सी। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, a बाई बी ये एक फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाई मेन डिवीजन का साइन यहाँ है, और d इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, मतलब d सिर्फ d लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे आप कंप्लीट, d डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि किसी भी नीचे नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा 1 होगा, तो हमने इसको d डिवाइडेड बाई 1 लिख दिया। अब हम इसको चेंज करेंगे, a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई d बाई 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई डी, सो ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी डी। आप सोच रहे होंगे ये तो हर बार होगा, नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट मैं एग्जांपल देता हूँ, a इस बार a के नीचे b और फिर d है। इस बार मैंने क्या, देखिए a b d ऊपर नीचे एग्जैक्टली वही है, लेकिन फ़र्क है कि मेन डिवीज़न का साइन कौन सा है, ये वाला मेन डिवीज़न है, या फिर कौन सा कंप्लीट फ्रैक्शन है, कौन सा इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है। तो आप देखिए यहाँ पे मेन डिवीज़न का साइन ये है, इसका मतलब है कि ये वाला कंप्लीट फ्रैक्शन है, और a इनकम्प्लीट फ्रैक्शन। अगर a इनकम्प्लीट है तो आप क्या करेंगे, a के नीचे 1 लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसको a बाई 1 डिवाइडेड बाई मेन डिवीज़न का साइन b डिवाइडेड बाई d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a बाई 1 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो d बाई b हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आंसर बदल गया है, इस ये वाला आंसर और ये वाला आंसर में बदलाव आया। ये इसलिए बदलाव आया क्योंकि कंप्लीट फ्रैक्शन कहाँ है ये अगर आप पहचानेंगे तो गलती नहीं होगी, और आप उसी के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ पे इनकम्प्लीट फ्रैक्शन नहीं है। देख सकते हैं आप कि 1/7 पूरी तरह से कंप्लीट फ्रैक्शन है, इनकम्प्लीट कहाँ है, ऊपर में है। तो हम क्या करेंगे, 1/1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि हमें उसको कंप्लीट बनाना है। फिर 1/7 है, उसको लिखेंगे 1/7। नाउ लेट्स सॉल्व, 1/5 प्लस 1/7 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इफेक्टिवली ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 1/1, चलिए मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा। दिस इज 1/1 पहले लिखेंगे हम लोग, 1/1 मल्टीप्लाइड बाई ये 7 जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, आप जानते हैं, तो 7/1। तो कितना हो गया, 1/5 प्लस 7। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, सो 5 and 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 7 5 जो 35 प्लस 1 इज 36/5। अब आप देख सकते हैं 36/5 आया। कब आया है 36/5, जब हमने 1/u प्लस 1/v किया है, और RHS में भी देखिए आप 36/5 ही है। इससे वेरीफाई हो रहा है कि जो हमने आंसर निकाला है वो पूरी तरह से ठीक था, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन में भी आप डाल के चेक कर सकते हैं, और मैं श्योर हूँ कि वो आंसर भी सही आएगा। इससे आप बता सकते हैं कि अगर आ गया, वेरीफाई हो गया, इसका मतलब है कि जो आपने u और v की वैल्यू निकाली है वो पूरी तरह से सही है। तो इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, और ये एक दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए थर्ड प्रॉब्लम है मेरे पास, 1/7x प्लस 1/6y इक्वल्स 3, एंड दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा इक्वेशन है, सॉरी, 1/2x माइनस 1/3y इक्वल्स 5। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके हमें दिखाना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। मैं रिपीट करता हूँ, ये फिर से वैसा ही लिखा हुआ है जो हम हमेशा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। x और y इसमें नीचे है, हम हमेशा नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। नीचे जब तक रहेगा हमें दिक्कत होगी, अगर हम डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे बहुत दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा,
ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल उसके बगैर भी बन जाएगा। और मैंने कहा भी है आपको कि कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कोई वीडियो जिसमें एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से डिफ़िकल्ट मेथड से सॉल्व करके दिया गया है, वो आप देख सकते हैं मेरे कभी ना कभी कुछ दिनों में वो वीडियो भी आपको दिखेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है, हम टू द पॉइंट रहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/y इक्वल्स 3, एंड दूसरे वाले को भी ऐसा ही रखता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/y इक्वल्स टू 5। ये मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, और ऐसे ही मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस में लिखा है। आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, अभी तक आपने देखा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में x वगैरह है तो हम उसको अज्यूम करके ऊपर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1/x का नाम एक रख लेंगे, लेट इट बी c स्मॉल c, एंड 1/y का नाम रख लेंगे, लेट इट बी स्मॉल d। ये तो अब ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 1/7 इंटू 1/x की जगह हमने c ले लिया तो c प्लस 1/6, 1/y की जगह हमने क्या ले लिया d इक्वल्स टू 3, और उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है 1/2 इंटू सी माइनस 1/3 इंटू डी इक्वल्स 5। ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। 7 और 6 का एलसीएम आप जानते हैं 42 होता है, तो इसको लिख देते हैं 6c प्लस 7d इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 3 2 6, 4 3 12। दिस इज इक्वेशन 1। अब ये आसान दिख रहा है, दिखने में हमारे लिए आसान है मैनिपुलेशन करना इसमें, इसीलिए हमने इसका नाम इक्वेशन 1 रखा। अब हम इस इक्वेशन को लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, सो दिस इज 3c माइनस 2d इक्वल्स टू 6 5 30। दिस इज इक्वेशन 2। अब कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग सब जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे इस बार हम, क्योंकि इक्वेशन 2 छोटा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कोशिश हमेशा कीजिए कि छोटे इक्वेशन से आप प्लग कीजिए वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो जिसकी चाहूँ उसकी कर सकता हूँ मैं। 3c इक्वल्स टू 30 प्लस 2d। एकदम आपको सोचना नहीं है कि d की निकालूं या c की निकालूं, जिसका चाहे आप निकालिए, शौक से निकालिए। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन में थोड़ा एरर है तो उसका तरीका तो मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये इस तरह के सवाल सॉल्व करते समय मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपके कैलकुलेशंस में हाथ टाइट है तो उस केस में मैं कहूँगा कि जो छोटा इक्वेशन है उससे आप उससे एक्सट्रैक्ट कीजिए और दूसरे में डालिए। So 30 plus 2d, so now this is c equals to 30 plus 2d upon 3। ये c की वैल्यू मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, c की वैल्यू को प्लग करते हैं। कहाँ प्लग करेंगे, जिससे निकाला उसके अलावा दूसरे इक्वेशन में प्लग करेंगे। तो लिख देंगे, यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ईजी रहेगा देख पाना। प्लग c इन इक्वेशन 1 इन 1। तो अब आप c को इक्वेशन 1 में डालेंगे, कैसे डालेंगे, 6 c की जगह आप लिख देंगे 30 प्लस 2d अपॉन 3 प्लस 7d एंड इक्वल्स टू 126। अब आप इसको काट लीजिए, जितना छोटा कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। 30 2 = 60 प्लस 2 2 = 4d प्लस 7d इक्वल्स टू 126। याद रखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 + 4 = 11, d equals to 126 minus 60, which is 66. So d is equals to 66 by 11 is 6. तो d आपके पास 6 आ गया। अब अगर d 6 आ गया तो आप c भी निकाल सकते हैं। c आप कहीं भी इन दोनों इक्वेशन में से जहां फर्स्ट या सेकंड में से जहां आपको अच्छा लगता है आप रख के निकाल सकते हैं। सो लेट मी शो इट टू यू। तो d को मैं सेकंड में रख देता हूं, प्लग d इन इक्वेशन 2। तो अब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3c माइनस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 30। सो 3c इक्वल्स टू 30 प्लस 12। 3c इक्वल्स टू 30 प्लस 12 इज 42। सो आप इससे c की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
सो C विल बी इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा 4, 14 3 जा 42. सो C इक्वल्स टू 14, D इक्वल्स टू 6. याद रखिएगा हमें C और D नहीं निकालना है, हमें X और Y निकालना है. तो मैंने लिया था 1/x का नाम C एंड 1/y का नाम D, ये हमने यूज़ किया था. सो 1/x इक्वल्स टू C. C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुंचा देंगे और 14 को इधर से इधर ले आएंगे. सो दिस इज x इक्वल्स टू 1/14, ये x की वैल्यू आ गई. एंड y इक्वल्स टू 1/y इक्वल्स टू d की जगह हमने क्या वैल्यू निकाला है 6. तो y को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और 6 को यहाँ पहुँचा देंगे. सो y इधर आ जाएगा. सो y इक्वल्स टू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया और 6 ऊपर से नीचे आ जाएगा. तो दिस इज 1/6. तो x की वैल्यू हमारे पास 1/14 और y की वैल्यू हमारे पास 1/6. ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं. अब इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन में प्लग करेंगे तो गारंटी है कि वो वेरीफाई हो जाएगा. इसके साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें. इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के और थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को लेकर के आऊँगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड बाय बाय.